नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के एस कमलेश सैनी लेक्चर्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर रहेगा, पहला एपिसोड रहेगा भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट पात्रता परीक्षा के लिए, सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी या सेंट्रल लेवल की सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो साथियों, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, ऐसा भी हो नहीं सकता। बंदा शिद्दत से चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो साथियों, शुरुआत करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आज से स्टार्ट हो चुका है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आगाज़ हो चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड ज्योग्राफी वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के साथ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पूरा जो सिलेबस है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सिलेबस की पहली कड़ी के अंतर्गत है भारत का सामान्य परिचय। नामकरण की बात करें तो प्राचीन काल में इसे आर्यावर्त कहा गया, अजनाब वर्ष कहा गया, जम्बूवर्ष, नाभिवर्ष, हिमवर्ष, सप्त सैंधव कहा गया। भारत को अनेक कालों में अनेक नामों से पुकारा गया। प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त भी कहा गया, अजनाब वर्ष भी कहा गया, जम्बूवर्ष, नाभिवर्ष, हिमवर्ष तथा सप्त सैंधव कहा गया। इंडिया नाम है यूनानियों की देन है। यूनानी जब यहाँ पर आए भारत में तो उन्होंने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। जो सिंधु नदी यहाँ से बहती है उसे इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया जो नाम है यूनानियों की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन से। तो सिंधु को इंडस मतलब कि स का उच्चारण ई होने के कारण से सिंधु को इंडस और इस देश को इंडिया कहा। किसने कहा? यूनानियों ने कहा। भारत, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। जो राजा भरत हुए उनके नाम पर इस देश को भारत कहा गया। हिंदुस्तान, ईरानियों ने कहा, जो ईरानी थे उन्होंने इस देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। स का उच्चारण है होने के कारण सिंधु को हिंदू तथा देश को हिंदुस्तान कहा। स का उच्चारण है होने के कारण से उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। क्या? हिंदुस्तान कहा। संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिया दैट इज भारत। संविधान में इस देश को कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत। भारत का विस्तार, भारत के विस्तार की हम बात करें दोस्तों तो भारत का जो विस्तार है अक्षांशीय तथा देशांतरीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है साथियों। तो इसको हम समझने की दृष्टि से सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए भारत है तो भारत का सबसे जो उत्तरतम बिंदु है इंद्राकाल या इंद्राकोल या इंद्रापोल लद्दाख में स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का अक्षांश व देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत बसा हुआ है। देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत देश बसा हुआ है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों आपको याद होने चाहिए। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार आपको याद होने चाहिए। बात करें भारत के उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वतम तथा पश्चिमतम बिंदु की तो भारत का सबसे मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी।
जिसे केप केमोरिन भी कहा गया था प्राचीन काल में। केप केमोरिन वर्तमान में कन्याकुमारी जिसे कहा जाता है तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर ये स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर कन्याकुमारी। भारत का उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसे नाम दिया गया इंद्राकोल या इंद्रापोल जो लद्दाख में स्थित है। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है वह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरे। इस स्थान का या इस बिंदु का नाम है वालांगू या किबिथु जिसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमतम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतरे जिसका नाम है गुहर मोती गौर माता जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये हो गया आपके चारों बिंदु उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसे नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके अन्य नाम क्या है? तो इसके नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचांग पॉइंट। कहाँ पर? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हम ज्ञात करें तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। मुख्य भूमि का संपूर्ण भारत की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखना आपको। अब बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तारों की। तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत बसा हुआ है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमने अभी बताया आपको कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत बसा हुआ है। भारत है 29.2 अक्षांशों में फैला हुआ है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 29 डिग्री 2 मिनट है। 29 डिग्री 2 मिनट है क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार की? भारत का अक्षांशीय विस्तार या भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? तो 29 डिग्री 2 मिनट के मध्य भारत है बसा हुआ है, फैला हुआ है। इसका विस्तार है, एक्सटेंट है इसका। इंद्राकोल क्या है? इंद्राकोल या इंद्रापोल तो हमने अभी पढ़ा कि भारत का उत्तरतम बिंदु है जो लद्दाख में है। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो नॉर्थ पोल है उसका नाम है इंद्राकोल। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के मध्य का विस्तार है 3214 किलोमीटर लंबाई में। उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के मध्य का विस्तार 3214 किलोमीटर कह सकते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु मतलब कि उत्तर से दक्षिण का जो है लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कर्क रेखा की बात कर लेते हैं साथियों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। देखिए ये संपूर्ण पृथ्वी हमारी ग्लोब है, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जो कि पृथ्वी को दो गोलार्धों में, गोलार्ध मतलब कि गोले का आधा भाग दो गोलार्धों में डिवाइड कर रही है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। और ये रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, कह सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो कर्क रेखा क्या है? भारत के लगभग है, मध्य से होकर के गुजर रही है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कितने राज्यों से? तो साथियों 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें से
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। भारत में जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखने योग्य पॉइंट है कि कितने राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक लंबाई की हम बात करें तो मध्य प्रदेश, सर्वाधिक लंबाई की हम यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई देखने को मिलती है कर्क रेखा की। न्यूनतम लंबाई की बात करें तो न्यूनतम लंबाई साथियों, इसकी न्यूनतम लंबाई है राजस्थान में कर्क रेखा की। सबसे कम जो लंबाई है वह है राजस्थान से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करें कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो राजधानी है वह है रांची। कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी या निकटतम जो शहर बसा हुआ है रांची, झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी रांची, झारखंड है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है कि कर्क रेखा के ऊपर कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं। उन राज्यों में सबसे दूर स्थित राजधानी है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है, कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है उत्तरी भारत, दक्षिण का भाग है दक्षिणी भारत। मतलब कि भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रही है कर्क रेखा, उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत। बात करें देशांतरी विस्तार की तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है भारत बसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट क्या है देशांतरीय विस्तार है भारत का। याद रखना आपको, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार याद होगा तो इनको माइनस में निकाल करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये देशांतरी विस्तार कितना, तो 29 डिग्री 18 मिनट है देशांतरी विस्तार भारत का। गौरमाता गोहरमोती, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है गौरमाता या गोहरमोती कहाँ पर है, कच्छ गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर बसा हुआ है। किबिथु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर है। किबिथु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु तथा पूर्वी बिंदु के मध्य विस्तार 2933 किलोमीटर कह सकते हैं। भारत का पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है तो वह है 2933 किलोमीटर कह सकते हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर की, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी 2933 किलोमीटर कह सकते हैं, 2933 किलोमीटर। भारत के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के विस्तार का अंतर कितना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत है उसका उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उसका अंतर कितना है, तो 3214 2933 माइनस करने पर 281 किलोमीटर इसका आंसर आता है। तो 281 किलोमीटर। जब आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई याद रहेगी तो आसानी से इसका आप आंसर दे सकते हैं। 3214 माइनस 2933 बराबर आते हैं कितने 281, तो 281 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय रेखा कितनी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, जो कि हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अक्षांश देशांतर रेखाएं तथा समय ज्ञात करना, उसमें विस्तार से समझाया गया है। प्लेलिस्ट में जाइए उसका अवलोकन कीजिए, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम। इलाहाबाद प्रयागराज UP
कि मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? नैनी से होकर गुजरती है। नैनी कहाँ पर है? यूपी के अंदर है नैनी। जो प्रयागराज का मिर्ज़ापुर शहर है उसका एक गांव है नैनी, वहाँ से होकर गुजरती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। याद रखना है 5 राज्यों के नाम। भारत का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट का होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमतम भारत के बीच का अंतर 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड लगभग 2 घंटे का है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वतम मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमतम जो है गुजरात, इन दोनों के मध्य समय का अंतर कितना? तो इन दोनों के मध्य 2 घंटे का अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? 29 डिग्री 18 मिनट होने के कारण से इन दोनों का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। कह सकते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। उसके देन आफ्टर लगभग 2 घंटे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? गुजरात में होता है। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। गुजरात में सबसे अंत में सूर्योदय होता है, सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। तमिलनाडु, सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, सबसे अधिक समय तक रहती हैं। सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती हैं। बात करेंगे भारत की स्थिति, जो लोकेशन क्या है, भारत की सिचुएशन स्थिति। तो साथियों देख पा रहे हो कि भारत है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है साथियों। बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, तो मतलब कह सकते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करें देशांतरी विस्तार की दृष्टि से, तो साथियों ये ग्लोब है, बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींची गई 0 डिग्री, जिसे ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये क्या है? संपूर्ण विश्व को 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार है, उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ 0 के बाद में 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 इस प्रकार से, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो कह सकते हैं कि भारत है देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस आधार पर भारत की स्थिति क्या हो जाती है साथियों? ये देखिए भूमध्य रेखा, एक ग्रीनविच रेखा, अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरी दृष्टि से भारत कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो कह सकते हैं कि भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की परेशानी का, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो भारत क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देख पा रहे हो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। विश्व की दृष्टि से या ग्लोब की दृष्टि से पूछे तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आकार की बात करें कि भारत का आकार कैसा, तो भारत का आकार है वह चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। भारत का आकार है वह चतुष्कोणीय है। इस प्रकार से चतुष्कोणीय आकार है भारत का। प्रायद्वीपीय भारत क्या है? त्रिभुजाकार है। यदि पूछे आपसे कि प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत क्या है? त्रिभुज के समान इसकी आकृति है। प्रायद्वीप जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो
उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप भारत है, उसकी रचना है वह त्रिभुज के समान है साथियों। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर, मतलब हिंदुस्तान के नाम पर हुआ है। तो हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश विशेष के नाम पर हुआ है। तो हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम पड़ा हिंद महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में कहाँ काटते हैं? तो बिरसा सूरजगढ़ छत्तीसगढ़ में आपस में एक दूसरे को काटने का काम करते हैं। साथियों आगे हम देखते हैं कि भारत के ऐसे राज्य जिनसे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। उन राज्यों के नाम आपको कमेंट करके बताने हैं। 30 सेकंड का समय है आपके पास, समय स्टार्ट होता है साथियों। भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। उन राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है और बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। सही आंसर इसका मध्य प्रदेश तथा झारखंड। मध्य प्रदेश तथा झारखंड ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से साथियों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जिला है, क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों में फैली हुई है। कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर दीजिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय आपके पास, टाइम स्टार्ट होता है आपका। कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपना आंसर। क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगी हुई है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। सही आंसर होगा साथियों सोनभद्र। सही आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र यूपी का एक जिला है सोनभद्र, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ तथा बिहार के साथ लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सोनभद्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार जो राज्य है, इन चारों राज्यों के साथ इसकी सीमा टच करती है, इसकी सीमा छूती है। इन 4 राज्यों के साथ सोनभद्र जिला अपनी सीमा बनाता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। कंटेंट में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं बरती जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा हम कोर्स करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री में आपको चीज़ें ऐसी मिलेगी। फ्री का मतलब ये नहीं है साथियों, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका पूरा सिलेबस हम करवा रहे हैं, वो भी क्वालिटी भी मेंटेन रख रहे हैं। क्वालिटी के साथ किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करेंगे, क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। कंटेंट बहुत ही शानदार आपको दिया जाएगा साथियों। क्वेश्चन हमारा दिल्ली से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दिल्ली के साथ सीमा नहीं लगती है फिर भी वो दिल्ली एनसीआर में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है फिर भी वो दिल्ली एनसीआर में आता है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर दीजिए, कंजूसी नहीं करनी आंसर देने में, कमेंट कीजिए। सही आंसर है राजस्थान। सही आंसर होगा इसका राजस्थान।
एक और क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है? कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा है सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है? आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो एक और क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा कौन सा राज्य बनाता है? बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा है, कौन सा राज्य बनाता है? बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा कौन सा राज्य बनाता है? आंसर दीजिए, 30 सेकंड का समय आपके पास। बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा कौन सा राज्य बनाता है? बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा कौन सा राज्य बनाता है? सही आंसर है असम। सही आंसर है असम। एक और क्वेश्चन साथियों, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं? भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं? 30 सेकंड का समय आपके पास। कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर दीजिए साथियों। भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं? भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं? तो साथियों ऐसे राज्य है 5। ऐसे राज्य है 5। पहला है साथियों लद्दाख। पहला राज्य है लद्दाख जिसकी 2 राजधानियां, एक है करगिल या कारगिल जो कि लद्दाख की शीतकालीन राजधानी है। दूसरा है लेह जो कि लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। लद्दाख की 2 राजधानियां, करगिल शीतकालीन राजधानी, लेह ग्रीष्मकालीन राजधानी। नंबर 2 के ऊपर आता है जम्मू कश्मीर, J&K। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां श्रीनगर, दूसरी है जम्मू। जम्मू कश्मीर की पहली राजधानी श्रीनगर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, दूसरी राजधानी है जम्मू जो शीतकालीन राजधानी है। नंबर 3 के ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश जिसकी 2 राजधानियां धर्मशाला तथा शिमला। धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। धर्मशाला क्या है? शीतकालीन राजधानी है। शिमला क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां धर्मशाला शीतकालीन, शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानियां देहरादून तथा गैरसैंण 2 राजधानियां देहरादून शीतकालीन राजधानी, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां देहरादून गैरसैंण, देहरादून शीतकालीन राजधानी, गैरसैंण क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। नेक्स्ट साथियों महाराष्ट्र की 2 राजधानियां मुंबई तथा नागपुर। कौन सा पुर? नागपुर। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां मुंबई क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी, नागपुर क्या है? शीतकालीन राजधानी। मुंबई क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी, नागपुर क्या है? शीतकालीन राजधानी किसकी? महाराष्ट्र की। तो इस प्रकार से 5 राज्य हैं जिनकी क्या है? 2-2 राजधानियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों आज का हमारा ये पहला एपिसोड पूरा होता है। कैसा लगा आपको ये पहला हमारा वीडियो लेक्चर? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना राय दीजिए कि कैसा लगा आपको।
आपके कमेंट्स के द्वारा हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। तो साथियों अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है KSL कमलेश सैनी लेक्चर से। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने कमेंट किया है, लाइक किया है और शेयर किया है, उन सभी का दिल से धन्यवाद। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।